अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा है। हाथरस मामले पर कैबिनेट मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है विपक्ष। यह आरोप है समाज कल्याण मंत्री रामपति शास्त्री का। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदार रवैया अपना रहा है विपक्ष। विपक्ष ये नहीं चाहता है कि सच सामने आए। पूर्व सीएम मायावती को मामले की संवेदनशीलता समझनी चाहिए, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया हुआ है। सरकार की पहल से सत्य सामने आएगा। सरकार लगातार इस मामले पर ध्यान रखी हुई है, उनकी पहल है और इसी के जरिए सत्य सामने आएगा। लेकिन अब इनका आरोप यह है कि विपक्ष इस पर अपना जो रवैया है वो तीखा इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष जो है जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपना रहा है। गैर जिम्मेदाराना रवैया इस समय विपक्ष का हमें देखने मिल रहा है। ऐसा सीधा आरोप रामपति शास्त्री जो कि समाज कल्याण मंत्री है उनकी ओर से, कैबिनेट मंत्री है उनकी ओर से लगाया गया है विपक्ष पर। विपक्ष के ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती है। यह साफ कहना है रामपति शास्त्री का। और मायावती बयान देकर दलित बिटिया का अपमान कर रही है, यह भी आरोप इन्होंने लगाया हुआ है। कैबिनेट मंत्री रामपति शास्त्री का एक बड़ा आरोप इस समय विपक्ष पर। एसआईटी गठित कर दी गई है। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट का भी फैसला किया है। लेकिन सरकार की पहल से सत्य सामने आएगा। लेकिन इसी बीच अब विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। ये कहना है समाज कल्याण मंत्री का, रामपति शास्त्री का, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री की अगर यहां पर बात करें, मुख्यमंत्री ने नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट का भी फैसला किया है। लेकिन सरकार की पहल से सत्य आने की सामने संभावना है। लेकिन विपक्ष यहां पर यह नहीं चाहता कि सत्य सामने आए और इसीलिए इस तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है विपक्ष। ये साफ तौर पर कहना है। हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती है। यूपी में दंगे की साजिश है। हाथरस जो एक बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर तैयार होकर के अदालत फैसला में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही पाक्सो मामले में मृत्युदंड के लिए भी सिफारिश किया है। इसलिए दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी की सरकार हर प्रकार से। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में राजनीति गरमाई हुई है। जहां एक तरफ सरकार मामले की पूरी जांच कराने का दावा कर रहा है तो वहीं विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इसके बारे में कांग्रेस नेत्री आराधना मिश्रा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। सर, मैडम ये बताइए, हाथरस में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, अब पीड़िता का परिवार ये आरोप लगा रहा है कि जिलाधिकारी उन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप बयान बदलिए, आप हमारे अकॉर्डिंग बयान दीजिए और लगातार उन पर टॉर्चर और हरेसमेंट जैसी बातें सामने आई। देखिए,
ये मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ। जब वो जिंदा थी तब उसके साथ जिस तरह का कृत्य हुआ, उसके बाद जब वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी तब हमने देखा कि किस तरह से उसको इलाज नहीं मिल पाया। दिल्ली में जब वो एडमिट कराई गई उसके बाद मृत के बाद उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। 2:30 बजे रात में उसके मैं ये कहूँगी कि अंत्येष्टि नहीं हुई, उसको जला दिया प्रशासन ने। उसके बाद आप देखिए लगातार परिवार पे किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। प्रियंका जी, राहुल जी जाने कर मिलना चाह रहे थे, उनको रोका गया। प्रेस को कल 2 दिन लगातार वहाँ पे जाने नहीं दिया गया। ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ छिपाने का प्रयास कर रही है, वरना मीडिया को और अन्य दलों के नेताओं को जाकर संवेदना व्यक्त करने से रोक जाना मैं मानती हूँ कि लोकतंत्र के खिलाफ है। और सच ना बाहर आ जाए, ये डर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री जी को। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सच छुपाया नहीं जा सकता लंबे समय तक, सच सामने आएगा। और ये बात कि डीएम परिवार पे दबाव डाल रहे हैं, ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो जिले का मुखिया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एसपी को आप हटा देते हैं, पुलिस वालों पे जो छोटे जबकि सारे वीडियोज डीएम के वायरल हुए हैं, ज्यादातर जो खामियां हैं जिलाधिकारी की हैं। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होती, जिलाधिकारी चलाता है, उसके निर्णय के बिना पुलिस प्रशासन भी बिना सामूहिक निर्णय के नहीं कुछ कर सकता। जो परिवार को धमकाने का निर्णय था, उसके भाई ने कहा कि मेरे ताऊ जी को सीने पे लात मारी डीएम ने, तो ये अमानवीय चीजें हैं। उसके बाद भी डीएम के ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि सरकार की मंशा क्या है, वो किसको बचाने का प्रयास कर रही है, अभियुक्तों को संरक्षण दे रही है और सच बाहर ना आए, ये केवल उसके लिए पूरा आडंबर रचा जा रहा है। आराधना जी, आप एक महिला हैं और महिला का दर्द आप बखूबी समझ सकती हैं। आप देखिए कि हमने उस पीड़िता को जीते जी तो इंसाफ दिया नहीं, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी अस्थियां उसी खेत में पड़ी हैं जहां पर उसके अंतिम संस्कार के नाम पर उसको जला दिया जाता है। तो क्या है ये भारत की बेटी का दुर्भाग्य है कि जीते जी उसको न्याय नहीं मिल पाया। मरने के बाद भी उसकी माँ रोती गिड़गिड़ाती रही, आंचल फैला करके मांगती रही कि मुझे अपनी बेटी का चेहरा देख लेने दो, एक बार मेरी डेहरी पर आ जाए, मैं उसके हाथ पीला करके जो हमारे अंतिम रीत रिवाज हैं उनको पूरा कर दूं। उस राइट से भी उस परिवार को वंचित रखा गया, उस माँ को जिसने 9 महीने अपने पेट में उस बच्ची को रखा होगा। पिता को मुखाग्नि देने से वंचित रख दिया गया, भाई को कंधा देने से वंचित रख दिया गया। और आज भी उस बेटी की आप दुर्दशा सोचिए कि उसकी शरीर के जलने के बाद भी आज भी उसकी अस्थियां लावारिस उस खेत में पड़ी हुई हैं। तो मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान के इतिहास में और कोई नहीं हो सकता। आराधना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष पर ये आरोप लगा रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं और माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अब कुछ भी बोलती रहे, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री का चेहरा। और भारतीय जनता पार्टी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने उनके पास अपने गिरेबान में झांक करके अगर वो देखेंगे तो वो अपना चेहरा शीशे में देख नहीं पाएंगे। जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है और बढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि सरकार लगातार उनका संरक्षण कर रही है जो इसमें आरोपी है। आप उन्नाव में देखिए, अपने विधायक के बचाव करते रहे, उस बेटी के साथ क्या अन्याय हुआ, जिंदा जला दी गई एक बेटी उन्नाव में। आपने उन्नाव का जिक्र किया, उसी पीड़िता का 8 वर्षीय भतीजा गायब है कल से और पूरी तरीके से शासन प्रशासन में हड़कंप है। इस पर क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मोडस ऑपरेंडी है। किस तरह से वो लगातार दबाव बनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्नाव में चुनाव है, बाई इलेक्शन है, हम सब जानते हैं, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इस पूरी घटनाक्रम का। आराधना जी, आखिरी सवाल, अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी आगे? देखिए, हम वचनबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की बेटी थी, वो देश की बेटी थी, उसको न्याय दिलाना हाथरस की बेटी को हमारा अधिकार, और केवल हाथरस की बेटी को नहीं। जब जिस बेटी के साथ अन्याय होगा, कांग्रेस पार्टी उसके साथ प्रियंका जी के नेतृत्व में खड़ी रहेगी।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिलाधिकारी हाथरस के जो व्यवहार रहा है, जो उनकी कार्यप्रणाली शुरुआत से रही है, वो संदेह के घेरे में रही है। और यही बात है कि विपक्ष लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है और कांग्रेस के नेताओं का तो ये कहना है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। और हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। अब सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को उनके घर में नजरबंद करने लगी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हमारे साथ हैं। उनके घर के बाहर फोर्स डिप्लॉय किया गया है। अजय जी, क्या अब सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज दबाना चाहती है? तानाशाही, अराजकता है, गुंडागर्दी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, संविधान की हत्या है। रात को 1:30 बजे पुलिस आती है, मेरे घर का दरवाजा पीटती है, जबरन उठाकर रात को नोटिस दिया जाता है, हस्ताक्षर कराया जाता है। घर के बाहर पूरी पुलिस के फोर्स का जमावड़ा किया जाता है, नीचे पुलिस फोर्स के जमावड़ा किया जाता है। आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाने देना चाहते? क्यों परिवार से मिलने नहीं देना चाहते? आदरणीय राहुल गांधी जाना चाहते, आपने तो लाठी चलाई। आदरणीय प्रियंका गांधी जाना चाहती, उनके ऊपर लाठी चलाई। सरकार लगातार आवाज को दबाना चाहती है। याद रखिएगा, वो लाठी राहुल जी पर नहीं पड़ी, प्रियंका जी पर नहीं पड़ी, वो लाठी करोड़ों लाखों महिलाओं के ऊपर पड़ी, जिनकी भावनाओं और असमत के साथ लगातार आप घिनौना कृत्य कर रहे हैं। उनकी रक्षा के लिए वो लोग लड़ाई के लिए आगे बढ़े थे, और आपने लाठी चलाकर यह एहसास करा दिया कि आप पूरे मामले को दबाना चाहते हैं। अजय जी, मीडिया को अब छूट दी गई है परिवार से मिलने की, और परिवार आरोप लगा रहा है जिलाधिकारी पर कि जिलाधिकारी लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आप बयान क्यों बदल रहे हैं, आप हमारे मनमाफिक बयान बदलिए। और साफ तौर पर डीएम ने ये कहा, परिवार का ये आरोप है कि कोरोना से उस लड़की की मौत होती तो आपको मुआवजा थोड़ी ना मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, जिस सरकार के मंत्री का यह कहना हो, सांसद का कहना हो, एक सांसद जी का वीडियो कल वायरल हो रहा था कि 25 लाख रुपए मैंने मामला सब समाप्त कर दिया। अगर इस तरह की स्थिति, मानसिकता जिस सरकार में लोगों का हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? पूरी तरह इस सरकार ने तथ्य को, साक्ष्य को, मौके को मिटाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई जारी रखेगी, संघर्ष करेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अजय जी, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आपने प्रदेश को बड़ी बारीकी से देखा है, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था चरमरा गई है? ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछना पड़ेगा, क्या कानून व्यवस्था बना रखे हैं? जिस प्रदेश में रोज 11 रेप के मामले दर्ज होते हो, जहां महिलाओं की अस्मत सुरक्षित न हो, जहां उत्तर प्रदेश में महिला अपराध नंबर 1 स्थिति पर हो, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी पूरा देश जानता है। इतिहास माफ नहीं करेगा योगी आदित्यनाथ जी को। कौन सा कारण है प्रमुख सचिव लाडले बने हुए हैं गृह? कौन सा कारण है डीजीपी लाडले बने हुए हैं? क्यों नहीं कार्रवाई की मुख्यमंत्री जी ने? लखीमपुर, गोरखपुर, उन्नाव, हरदोई, यही प्रदेश है जहां बेटियों को के साथ घटना करके उसे एसिड से नहलवाया जाता है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में बेटियों को जिंदा जलाया जाता है। घटनाओं को अंजाम देने के बाद बेटियों को सिगरेट से जलाया जाता है। ये वही प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इतिहास माफ नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, आपसे प्रदेश नहीं चलेगा। 27 घंटे के लंबे संघर्ष के बाद मीडिया को तो पीड़िता के परिवार से मिलने की छूट मिल गई है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं को पीड़िता के परिवार से मिलने की छूट अभी नहीं है। आज राहुल गांधी उस पीड़िता के परिवार से दोबारा मिलने का प्रयास करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ मैं संजीव कपासिया, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा में बहुचर्चित इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी के मुताबिक मामले में निलंबित एसपी सहित अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने मामले में विस्फोटक कारोबारी 2 की गिरफ्तारी की है और पुलिस के मुताबिक विवेचना के दौरान एक आरक्षी का नाम भी इसमें सामने आया है।
साथ ही निलंबित तत्कालीन एसपी सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। सभी टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। दिनांक 8/9/2020 को थाना कबरई में इंद्रकांत त्रिपाठी के साथ हुई घटना के संबंध में थाना कबरई में मुकदमा अपराध संख्या धारा 387/307 120B साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में एक अन्य अभियुक्त आरक्षी अरुण कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु गठित विशेष टीम द्वारा प्रयास कर अभियोग के नामित अभियुक्त सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा, ब्रह्मदत्त तिवारी पुत्र भगवान दास तिवारी निवासी बैवेथोप कस्बा व थाना। वहीं मेरठ में जनता के साथ ठगी का मामला सामने आया है। जिले में सुशांत सिटी की नींव रखी गई और साथ ही साथ विश्व स्तरीय सुविधाओं का सपना भी दिखाकर लोगों को लूटने का बड़ा जो बीड़ा उठा लिया था। महंगे दामों में लोगों ने घर, प्लॉट, फ्लैट्स खरीदे हुए थे। कॉलोनी वासियों के अनुसार उन्हें अंसल की कार्यप्रणाली को देखते देखते 1 दशक बीत गया, लेकिन घर खरीदते समय जो वादे किए गए थे वो वादे आज भी अंसल पूरे नहीं कर पाया है। अंसल ने लगभग 2006 को मुझे प्लॉट बेचा था और जब से अब तक मैंने बराबर 2006 से करस्पॉन्डेंस अंसल से करता रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके लिए फिर मुझे एमडीए में जाना पड़ा और एमडीए में भी पिछले 9 साल से करस्पॉन्डेंस कर रहा हूं। लेकिन मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है, जबकि इन्होंने हमेशा विश्व स्तरीय बताकर मकान बेचे थे। हमारा अनुरोध है कि अंसल जैसे धोखाधड़ी करके हमारा पैसा लेके भाग गए वापस आए, हमारी मूलभूत सुविधाएं बहाल करे और फिर यह किसी को भी से सौंप दे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बार अंसल की कारगुजारियों की कीमतें मेरठ की जनता को भुगतनी पड़ रही हैं। विश्व स्तरीय सुविधाओं की सपने दिखाकर अंसल सुशांत सिटी काटी गई और यहाँ पर लोगों को फ्लैट घर बेचे गए, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आई तो अंसल ने ये कॉलोनी RWS को सौंप दी। बताया जाता है कि RWS के अध्यक्ष भाजपा नेता जगत सिंह दोसा हैं, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को जब मूलभूत सुविधाएं देनी थी तो RWS को सौंपना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बताया जाता है कि जब अंसल मेरठ विकास प्राधिकरण से एनओसी लेने में नाकामयाब साबित हुआ और जब सुविधाएं देने के नाम की बात आई, जब उन्हें पूरा करने में जब पता था कि करोड़ों रुपए का खर्च उठाना पड़ेगा, तो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये कॉलोनी RWS को सौंप दी गई। फिलहाल लोग अपनी फाइलों की जो एप्लीकेशंस हैं उसको लेकर अधिकारियों के यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो ऑफिस लोगों की समस्या सुनने के लिए बनाया गया था वो मात्र अब एक गुंडागर्दी का अड्डा बन चुका है। लोगों का कहना है कि अब जगत सिंह दोसा द्वारा वहाँ पर बाउंसर्स बिठा दिए गए हैं, जिसके कारण वो अब अपनी जो समस्या है वहाँ पर दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में एक अपना बहुत बड़ा सवाल है कि करोड़ों की कीमतों में जब लोगों ने घर खरीदे, विश्व स्तरीय सुविधाओं के जब सपने अंसल ने दिखाए, तो अंसल फिर एक बार लोगों से धोखाधड़ी करके क्यों भागा, क्यों लोग यहाँ के पलायन करने को मजबूर हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब इसमें जांच होगी तो कई परतें खुलेंगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि अंसल के मालिकों का जेल जाना भी तय है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ विभू गुप्ता, JK24 न्यूज, मेरठ। वही फतेहपुर के बहरौली गांव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्यप्रकाश अग्रवाल ने जिला स्वास्थ्य समिति फतेहपुर की ओर से चलाए जा रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था, विभाग के डॉक्टरों तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही गांव में घूमकर कई घरों के लोगों से स्वास्थ्य और उपचार संबंधी जानकारी भी प्राप्त की। साफ कर लिया, थोड़ा सा एक आदमी अगर नाली भी अपने हाथ से साफ कर दे अपने दरवाजे की। क्या हुआ है? मेरे निरीक्षण में बहुत सारी बातें पॉजिटिव आई हैं, जैसे कि यहाँ के प्रधान जी की कर्मठता की वजह से और उनके सहयोग की वजह से इस गांव में काफ़ी सफाई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी नालियों में ठहरा हुआ है, सिल्ट है, जिसमें और अगर सफाई हो जाएगी तो मच्छरों के लार्वा पनपने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। बुखार के मरीज अभी जो हमारा हेल्थ कैंप लगा है उसमें बहुत कम संख्या में अभी आए हैं, तो मैंने अनुरोध किया है कि पूरे गांव में प्रचार करवा दें
किसी को भी बुखार या अन्य कोई भी तकलीफ हो तो वो यहाँ आज इस स्वास्थ्य कैंप का लाभ उठा लें। दस्तक अभियान जो चल रहा है हमारा, संचारी रोग नियंत्रण माह, आशाएं सब बहुत बढ़िया तरीके से लगी हुई हैं। स्टिकर भी चिपका और टेम्पलेट भी बांटे गए। यहाँ पर भी काफी अच्छी तरीके से नियंत्रण हुआ है। जो पहले यहाँ पर बीमारियां थीं उन पर प्रभावी नियंत्रण उठा लिया गया है। आज स्थिति वहीं उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाथरस बलरामपुर जनपद में रेप का मामला थमा भी नहीं था कि राजधानी लखनऊ से सटे जनपद रायबरेली में भी एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। फिलहाल पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया है। क्या हुआ है? हमारी बेटी अकेले घर पे रही, हम चले गए धाम के और हम कहा जाए दवाई लेके। हमारी बेटी तबीयत नहीं सही रही, हम रुक गए, हम कहना अकेले रही हैं अपन अगर लो पियो भाई। थोड़ा देर हो गई, मैं बैठी रही बरामदे में और वह कहूँ से देखत रहा हुई अंदर गई खाना खाती तो कहने लगी कुछ बना ले जाए। क्या नाम है? क्या नाम है उनका? अवधेश नाम है। हाँ। थाने में शिकायत नहीं किया क्या अभी? करे क्या हुआ? डॉक्टरी उक्टरी सब है, रिपोर्ट हो गई है? हाँ। कार्यवाही हुई कि नहीं हुई? हाँ, हो गई है। हाँ। पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट हैं? हाँ। थाना मलेरिया के ग्राम राही में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक बच्ची के साथ उसके सगे चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया है, जिस पर थाना पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त पंजीकृत कराया तथा पीड़िता का मेडिकल कराया और अभियुक्त की तुरंत गिरफ्तारी किया तथा इसमें अग्रिम विवेचना। उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पीलीभीत के मोहम्मदपुर गांव में घर के बाहर सो रही नाबालिग को अगवा करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो स्थानीय पुलिस ने बिना मुकदमा लिखे ही गुपचुप तरीके से 3 दिनों में ही लड़की और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया और लड़की परिजनों को सौंपकर आरोपियों को छोड़ भी दिया गया। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि 4 दिनों से आरोपियों पर कार्यवाही के लिए चक्कर काटने के बावजूद भी मुकदमा नहीं लिखा गया और आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मामले को बढ़ता देखकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। 27 तारीख को रात में राम लड़ा थे और कुमारपाल देवेंद्र मेरे घर में घुसे। घर में मेरे घर वालों को नशा दे दिया। नशा देकर मुझे तमंचे के बल पर उठाया, मैंने बोला मार कहाँ मारा था। हमने दिया 2,12,000 रुपये निकाले। उन्होंने कहा इसे लेते बनना ये सुबह बता देगी। मेरे घर के पीछे कार खड़ी थी, उस कार में मुझे डाल के ये लोग ले गए नवाबगंज में ले जाके फिर 5 दिन तक ये मेरे साथ रहे। फिर उन्होंने मेरे साथ गलत। जब मैं सुबह थाने तहरीर देने गया, तहरीर के हिसाब से मकोना पुलिस ने मेरी लड़की ऊपर। कहाँ के कौन से थाने का मामला है? थाना बीसलपुर, तहसील थाना बीसलपुर, मकोना जिला पीलीभीत। अच्छा। फिर क्या हुआ? पुलिस ने बरामद करी लड़की? नहीं करी? पुलिस ने लड़की बरामद करी। बरामद करने के बाद में लड़की मुझे दे दी, लड़कों को अपना छोड़ दिया और लड़कों को छोड़ दिया और लड़कों को छोड़ने के बाद में लड़के घूम रहे हैं, वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है अभी तक? रिपोर्ट सर मैं 3 बार थाने गया, मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वो कह रहा इस संबंध में थाना बीसलपुर में अभियोग पंजीकृत है और उसको पीड़िता के बयान के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग को तरमीम कराकर महिला निरीक्षक से विवेचना कराई जा रही है। शीघ्र ही इसमें साक्ष्य संकलित कर जो एविडेंस आएंगे उसके आधार पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा और उनका धारा 164 के अंतर्गत कथन अंकित कराया जाएगा। जो भी एविडेंस आएंगे, जिसके खिलाफ भी एविडेंस आएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला संबंधी अपराध में वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में ईंट भट्टे पर काम कर रही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में युवकों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की। ईंट भट्टा मालिक ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो नशे में धुत युवकों ने भट्ट मालिक को जमकर पीटा है। सीधा इस समय हाथरस से लाइव आपको ले चलते हैं। इस वक्त हाथरस के क्या हालात है वो आपको बताएंगे। हाथरस की लाइव तस्वीरें देखिए आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं।
ये पीड़िता का घर है, हाथरस की बालिका का घर है, जहां पर आप देखिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मीडिया कर्मी भी और खास तौर पर JK 24/7 न्यूज की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। और यहां इस वक्त की लाइव तस्वीरें इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये डीजीपी यहां पर पहुंच चुके हैं। डीजीपी जो नए नियुक्त किए गए हैं उसके बाद देखिए यहां पर पहुंच चुके हैं, पीड़िता से बात कर रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। और इस वक्त की लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे देश में आक्रोश था, पूरे देश में गुस्सा था, खास तौर पर मीडिया कर्मी जब वहां पर जाकर वहां की लाइव तस्वीरें या वहां की हालात लोगों तक पहुंचाने की बात कर रहे थे, लेकिन यही पुलिस प्रशासन था जो इन तमाम लोगों को रोक रहा था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन के साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी और खास तौर पर JK 24/7 न्यूज की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन यहां पर दिख रहा है, बयान लिया जा रहा है। परिवार में जो पीड़ित परिवार की वहां पर सदस्य हैं, वहां पर उनका बयान लिखा जा रहा है। क्या हुआ था मामले में, क्या कुछ अब तक कर हुआ है। 2 से 3 दिन इन तमाम दिनों को हो चुके हैं इस मामले को लेकर, लेकिन अब इस मामले की पूरी जानकारी यहां पर डीजीपी लेते हुए साफ तौर पर दिख रहा है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी इस समय दिख रहे हैं, वो हालचाल जान रहे हैं, पीड़िता के परिवार का पूछ रहे हैं, पूरे मामले की गंभीरता यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात हो रही है। देखिए कई समय इस बात को लेकर हो चुका है और लंबे अरसे बाद, लंबे समय बाद आज वहां पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। हाथरस के सचिव अवनीश अवस्थी, मुख्य गृह सचिव है, वो वहां पर पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से बात कर रहे हैं। इस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, गैंग रेप में अपनी बेटी को खोने के बाद की ये तस्वीरें देखिए, हाथ जोड़ रहे हैं पीड़ित परिवार के सामने। क्या बातें हो रही है, वो बातों के बारे में भी जल्द ही आपके सामने तमाम खबरें रखी जाएगी, तमाम बातें रखी जाएगी। लेकिन इस वक्त की लाइव तस्वीरें सीधा हाथरस से आप देख रहे हैं, जहां पर डीजीपी के साथ साथ अवनीश अवस्थी यहां पर पहुंच चुके हैं। और खबर यह भी आ रही है कि 35 सांसदों के साथ राहुल गांधी भी यहां पर पहुंच सकते हैं, पर फिलहाल की तस्वीरें ये बयां कर रही है अवनीश अवस्थी के साथ साथ डीजीपी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। मामले की तफ्तीश लगातार जारी है, मामले को विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, पीड़िता के साथ बात करते हुए लगातार हाथ जोड़ रहे हैं। पीड़िता के परिवार वालों के सामने पूरी मामले की छानबीन हो रही है, पूरे मामले को डीप में समझने की यहां पर खास तौर पर बात हो रही है। लेकिन ये मीडिया का असर है, ये JK 24/7 न्यूज का असर है। लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुआ था, पैनी नजर थी, और आज इस देखिए एक बड़ी खबर यही चलकर आई है कि आज JK 24/7 न्यूज की मुहिम के बाद अब जो प्रशासन है, खासतौर पर सरकार और पुलिस प्रशासन अब हरकत में आते हुए साफ तौर पर हम देख सकते हैं। चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में वक्त हो चला है यही रुकने का, लेकिन देश और दुनिया की